हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आज मैं स्टार्ट करता हूं क्लास 8 की हिस्ट्री लेसन 7, जिसका नेम है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। और लेसन का ये सेकेंड वीडियो होगा। इससे पहले मैं एक वीडियो और कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के इस टॉपिक को यूट्यूब से देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक होगा ग्रेव द ईरर्स या ग्रेव ईयर्स ऑफ द ईस्ट, एंड सेकेंड टॉपिक होगा एजुकेशन फॉर द कॉमर्स। तो मेनली हम इस लेसन में बात करेंगे कि जो ओरिएंटलिस्ट से वे लोग हमारे कंट्री के कल्चर या सिविलाइजेशन को या एजुकेशन सिस्टम को ऐसा मानते थे कि यहाँ के जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो पहले से ही ग्लोरीफाइड हो चुकी है या पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, जो किसी रीजन बस डिक्लाइन हो चुकी है। तो मानते थे कि यहाँ के लोगों को जो नेटिव सिटीजन्स है, इन्हें अपने कल्चर्स को फिर से बताने की, फिर से उन्हें पढ़ाने की, जानकारी देने की ज़रूरत है। ऐसा हमने देखा कि जो विलियम जोन्स से हमारे कंट्री में 1783 में जो आए थे कोलकाता में एज ए जूनियर जज के रूप में, उन्होंने कई सारे लैंग्वेजों को अध्ययन कर रखा था और इसके बाद संस्कृत का भी अध्ययन किया। तो उन्हें मालूम चला कि यहाँ के जो कल्चर्स हैं, यहाँ की जो सभ्यता है, वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही डेवलप कर चुकी है, लेकिन किसी रीजन बस डिक्लाइन हो चुकी है। तो फिर से उन्हें यहाँ के नेटिव्स को अपने कल्चर सभ्यता के बारे में बताने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर कोलकाता में मदरसा की इस्टेब्लिशमेंट की गई 1981 में, और फिर आपको बनारस में पंडितों को पढ़ाने के लिए आपको 1791 में जो है हिंदू विश्वविद्यालय या हिंदू विद्यालय की जो है स्थापना की गई थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे और लोग थे जो इस विचार को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जो इंडियन कल्चर है वो विदाउट मीनिंगलेस है। इससे यहाँ के लोगों का जो कल्चर है, सभ्यता है, जो शिक्षा है, वो विदाउट प्रैक्टिकल है। इस पर कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, या फिर मतलब क्रिएटिविटी इसमें नहीं हो सकती है। तो ऐसे लोगों को क्रिएटिविटी लाने के लिए या फिर इनको सिविलाइज करने के लिए इंडियन कल्चर नहीं बल्कि वेस्टर्न कल्चर को इन्हें सिखाने की, पढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा वो लोग मानते थे। यानी कि जो ओरिएंटलिस्ट थे, उनकी विचारधाराओं से बिल्कुल विपरीत थे। आइए देखते हैं हम जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेव ईरर्स ऑफ द ईस्ट, यानी कि जो पूर्वी देश की सभ्यता है, जो हमारे कल्चर में जो ईरर्स थी, उनके नज़र में क्या था, या वे लोग हमारे कल्चर पे क्या सोचते थे, हमारे कल्चर के बारे में उनकी क्या विचार थी, इसको हम देखेंगे आज इस टॉपिक में। ओके, देखते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 83 को ओपन कर लें ताकि आप लाइन बाई लाइन वीडियो को समझ सकें। फ्रॉम द अर्ली 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning। यानी कि जो ओरिएंटलिस्ट विजन वाले रखने वाले लोग हैं, आप यहाँ इसके पहले एक इमेज देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ये एक ब्रिटिशर्स अफसर्स है और इनके आगे पीछे जो अगल बगल में दो लोग बैठे हैं, वो एक पंडित है और एक मुंशी हैं। ये क्या करते हैं तो आप इसको समझेंगे, देख लेंगे। उसको मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। तो जो ओरिएंटलिस्ट का जो विजन था लर्निंग का, वे मानते थे कि इंडिया के लोगों को इंडिया के कल्चर ही बताना ज़रूरी है, इंडिया के लोग को अपने लैंग्वेज में, अपने सिस्टम से बताना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसका अपोज कर रहे थे। उनका मानना था कि ऐसा सही नहीं है, उन्हें वेस्टर्न कल्चर की जानकारी देने की ज़रूरत है। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ द ईरर्स। उनका मानना था कि जो इंडियंस या जो ईस्टर्न कल्चर है या नॉलेज जो है, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा ईयरफुल है, इनमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं। एंड अनसाइंटिफिक थाट, यानी कि अवैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक विजन पर नहीं है। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस, और जो ईस्टर्न लिटरेचर है वो सीरियस नहीं है, यानी कि इस पर कोई ज़्यादा आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं। एंड लाइट हार्टेड, सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड so much effort in encouraging the study of the Arabic and Sanskrit language and literature। सो मानते थे कि यहाँ पर जो संस्कृत लैंग्वेज या अरेबिक भाषाओं को पढ़ते हैं या फिर लिटरेचर को पढ़ते हैं, ज़्यादा इफोर्ट नहीं होगा, ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं होगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसे बेकार ही खर्च करेगी, इसे बिना मतलब का ही खर्च करेगी, है ना। यानी जो ब्रिटिशर्स अफसर थे, जो चाहते थे कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ के सिस्टम को लोगों को पढ़ाया जाए, तो ऐसा मानते थे कि ये बेकार ही है, ये यूजलेस है, ज़्यादा इसका इफोर्ट, ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं होगा। ऐसे में जेम्स मिल वाज वन ऑफ हु द अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। सबसे अधिक अगर कोई खिलाफ किया इंडिया कल्चर के लोगों का या इंडियन कल्चर का, उसमें नाम आता है जेम्स मिल का।
उन्होंने सीधा सीधा अटैक किया यहाँ के ओरिएंटलिस्ट पे, जो ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि यहाँ के लोगों को अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता जो पढ़ाई जाए, वैसे लोगों पर जेम्स मिल ने बहुत डायरेक्ट अटैक किया। उनका मानना था द ब्रिटिश इफोर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टीच वाट द नेटिव वांटेड, यानी कि उनका मानना था कि ब्रिटिश को चाहिए कि जो लोग यहाँ के नेटिव लोग हैं, अगर वे लोग जो चाहते हैं उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। शुड नॉट बी टीच वाट द नेटिव्स वांटेड, जो नेटिव लोग चाहते हैं उनको वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए या और वाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट द एम ऑफ एजुकेशन ought be to teach what was useful and practical। वो मानते थे जो आपके जेम्स मिल हैं कि इंडियन के लोग जो चाहते हैं, ये जो इनकी पुरानी जो कल्चर सभ्यता है उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें वैसी शिक्षा दीजिए जो इनको प्रैक्टिकली, जो इनको क्रिएटिविटी जो पैदा कर सके, या इनके लिए जो यूजफुल हो, या वास्तव में जो प्रैक्टिकली हो सके, वैसे चीज़ों को पढ़ाने की ज़रूरत है जो इनको लाइफ में उपयोग हो सके। So Indians should be made familiar with the scientific and technical advance that the West had made, यानी कि इनका मानना था कि इंडियन के लोगों को या यहाँ के नेटिव लोगों को ऐसे चीज़ों से पढ़ाना चाहिए या ऐसे चीज़ों से फैमिलियर कराना चाहिए जो साइंटिफिक रीजन पे हो, या जो टेक्निकल एडवांसेस को प्रोवाइड करती है, जो क्रिएटिविटी को लाएगी। ओके, जो कि आपको वेस्टर्न कंट्री में चल रही है, रेदर दैन with the poetry and sacred literature of the Orient, यानी कि जो है इनको इस तरह की ओरिएंट और कल्चर की पढ़ाना चाहिए। बाय द 1830, यानी कि 1830 के आसपास द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर, यानी कि 1830 के आते आते जो ओरिएंटलिस्ट है उन पर और गहरा आघात होना स्टार्ट हो गया। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिसाइज ऑफ द टाइम ऑफ वाज द थॉमस बविंगटन, ये नाम है इनका, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था हमारे कल्चर्स पे। बविंगटन मैकले नाम सुना होगा आपने। ही सा इंडिया एज अ अनसिविलाइज्ड कंट्री, उनके नज़र में, यानी कि थॉमस बविंगटन मैकले की नज़र में जो इंडिया के लोग हैं बिल्कुल असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, वैसा मानते थे। सो नीड टू बी सिविलाइज, चाहते थे कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज हैं तो इन्हें किसी भी तरह से सिविलाइज करने जो थे, पहले इनकी सभ्यता, इनके रहने के ढंग, तौर तरीके, काम करने की नॉलेज जो है इनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है। सबसे पहले इनको सिविलाइज करने की जरूरत है, सबसे पहले इनको वेस्टर्न कल्चर से रूबरू होने की ज़रूरत है। जो यहाँ की जो कल्चर है बिल्कुल नाकाम है, बेकार की है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, यानी कैसा मानते हैं कि अब यहाँ पर जो ईस्टर्न नॉलेज, जैसे कोलकाता में मदरसा या फिर बनारस में संस्कृत विद्यालय को स्टैब्लिश हुई थी, इस तरह से कोई ब्रांच यहाँ नहीं चले, उनका मानना था। किनका मानना था? थॉमस बविंगटन मैकले का। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोडक्ट, यानी कहते कि हमारा जो इंग्लैंड में जो प्रोडक्शंस है या जो प्रोडक्टिविटी है उसका कंपेयर यहाँ हो ही नहीं सकता है। हु वुड डिक्लेयर मैकले दैट A single shelf of the good European library was worth of the whole native literature of the India and Arabia। इनको मानना था कि जो हमारे ब्रिटेन में मात्र केवल एक लाइब्रेरी की एक सेल्फ में जितनी बुक्स है, जितने कल्चर्स हैं, जितने सभ्यता हैं, उस कल्चर के मुताबिक या उस बुक के मुताबिक पूरे इंडिया या अरब कंट्री की जो लिटरेचर है या जो यहाँ पर जो सिविलाइजेशंस है वो कम पड़ जाएगा। यानी कि यहाँ की सभ्यता मतलब कुछ नहीं, जीरो है उसके कंपेरिजन में। किसके कंपेरिजन में? ब्रिटेन के कंपेरिजन में, ऐसा मानते थे। ही और दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रोमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग। ऐसा मानते थे कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर ओरिएंटल लर्निंग को, यानी कि इनके प्रारंभिक सभ्यताओं को पढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो क्या कर रही है? यहाँ की पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, मनी है, उसको वेस्ट कर रही है, उसको बेकार कर रही है। इसमें खर्च करने का मतलब कुछ नहीं है, इसका आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए वैसे चीज़ों को बंद करना चाहिए जो कि यहाँ के ओरिएंटलिस्ट जो है कर रहे हैं। फॉर इट वाज नो प्रैक्टिकल यूज, इसका बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल यूज नहीं है, इसका बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल जो वर्क है वो क्रिएटिविटी नहीं है। नेक्स्ट, विथ ग्रेट एंग्री
एंड पैसन मैकाले एम्फेसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो मैकाले हैं वो प्रयास करते थे या उनकी विचार थी या उनकी इच्छा थी कि इन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए। एक आती है कि he felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced। यानी कि इनका मानना था कि जब इंडिया के लोग यानी कि भारत के लोग जब इंग्लिश लैंग्वेज को जानेंगे पढ़ेंगे तो इनको अपने जो मतलब लो क्वालिटी की जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, सभ्यता है, उससे बेहतर कल्चर या सिटीजन पढ़ने को मिलेगा जो वेस्टर्न कंट्री में चल रही हैं। यानी कि इनका मानना था कि जब हमारे कंट्री के लोग यानी कि इंडियन लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो अपने सभ्यता के अलावा जो वेस्ट या फाइन कल्चर है ब्रिटेन की या वेस्टर्न कल्चर की उसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, उससे फैमिलियर होंगे। It would make them aware of the development in the western teaching, western science and philosophy। यानी जब ये लोग पढ़ना शुरू करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को तो इंग्लिश कल्चर से या वेस्टर्न कल्चर से लोग परिचित होंगे, वेस्टर्न के साइंस फिलोसफी से इनका मतलब आमना सामनी होगी, इनसे नॉलेज मिलेगा उनको। टीचिंग ऑफ द इंग्लिश वुड दस बी वे ऑफ सिविलाइजिंग द पीपुल, चेंजिंग देयर टेस्ट वैल्यू एंड कल्चर। और जब इंग्लिश जानेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इनके जो सिलेशंस है, इनकी सभ्यता की रास्ता है वो चेंज होगा, या फिर जो इनके टेस्ट है, जो इनके विचार है, जो इनकी इच्छा है, जो इनकी डिजायर हैं वो चेंज होंगे तो उसका वैल्यू भी चेंज होगा और क्या होगा, इनका सभ्यता भी चेंज होगा। यानी कि अगर जी वेस्टर्न कल्चर के जानते हैं, वेस्टर्न कल्चर को पढ़ेंगे तो जो वेस्टर्न प्रोडक्ट होगा जो ब्रिटेन में तैयार होता है उसको लोग परचेज करेंगे, उसको लोग यूज करेंगे तो हमारे कंट्री क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यानी कि हम लोग यहाँ से भी इनके कल्चर को, इनके सभ्यता को चेंज करके भी हम अपने कल्चर को, सभ्यता को इनको थोपेंगे तो क्या होगा, हमारे कल्चर सभ्यता की जो प्रोडक्ट होगा, लिटरेचर होगा उसको पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे तो जो हमारे कंट्री का जो प्रोडक्ट होगा ये लोग परचेज करेंगे। ओके, ऐसा इनका मानना था। तो फॉलोइंग मैकालेज मिनट्स द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो बाद में चल के 1835 में एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो पास हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रिटेन के द्वारा। द डिसीजन वाज, एक आता है क्वेश्चन यहाँ से कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 या व्हाट डू यू नो अबाउट मैकाले एक्ट। मैकाले एक्ट से भी यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या हुआ देख लेते हैं आप मेनली। द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर एजुकेशन एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। यानी कि इस एक्ट में स्पष्ट किया गया था कि यहाँ के लोगों को हायर एजुकेशन देने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग किया जाएगा और जो यहाँ के प्रारंभिक या प्राइमरी या जो है कि ओरिएंटल जो इंस्टीट्यूशन है, जिससे मदरसा खोला गया था कलकत्ता में 1781 में और बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला गया था 1789 में, ऐसे इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिए जाएँ जो कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ओके, दीज इंस्टीट्यूशन वेयर सीन एज द टेम्पल ऑफ डार्कनेस दैट वेयर फेलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डीके। यानी कि इनका मानना था कि जो यहाँ के इंस्टीट्यूशन है, जो भारत की सभ्यता है, जो मतलब इंस्टीट्यूशन है जो पढ़ने वाली, वो मानता था कि टेम्पल ऑफ डार्कनेस ये अंधेरों का मंदिर है जहाँ पर कोई शिक्षा नहीं मिली, जहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं है, जहाँ कोई प्रकाश मतलब ज्ञान की नॉलेज जहाँ पर नहीं है, ऐसा मानते थे यहाँ के विद्यालयों को। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल। और ऐसे जो बिहार में, जो इंडिया में स्कूल्स खोले गए ब्रिटिशर्स द्वारा, उसके लिए नए टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन हुआ, नई बुक्स तैयार की गई और इनको प्रोवाइड की गई। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह से जो है इंग्लिश कल्चर को हमारे कंट्री पे जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। उन्हें कई अलग अलग आयामों को बताया, कई अलग तरीकों को इंट्रोड्यूस करके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। यानी कि कॉमर्स के लिए किस तरह की शिक्षा व्यवस्थाओं को प्रचार प्रसार किया गया या फिर एजुकेशन को कॉमर्स के रूप में कैसे यूज किया गया, हम यहाँ इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो आप इसको देखें नेक्स्ट को। तो इन 1854 the court of the directors of the East India Company in London sent a educational dispatch to the Governor General in India। यानी कि यहाँ पर 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद जो है 1854 को
जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो इंग्लैंड में बैठता था, उन्होंने एक डिस्पैच सेट किया एजुकेशन पे, यानी कि एजुकेशन, भारतीय एजुकेशन किस तरह से होना चाहिए, यहाँ के लोगों को कैसे शिक्षा देनी है, कैसे इनको एजुकेट करना है, इसे पूरा लंबा चौड़ा जो है एक लिख के रूल्स रेगुलेशन के बारे में आया, उसे बोलते हैं एजुकेशनल डिस्पैच। किसको मिला? जनरल गवर्नर जो इंडिया का था उसको दिया गया था। किसके द्वारा? डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन के द्वारा। ओके, इसमें हुआ क्या था? अतः कि व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्पैच ऑफ एजुकेशन या गवर्नर, मतलब इसमें क्या था? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी पॉइंट्स में मेंशन की हुई थी, उसमें कौन कौन से पॉइंट थे आप यहाँ देख सकते हैं वन बाय वन। सबसे पहला था इशूड बाय चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इट हैज़ कम टू बी नोन एज द वुड डिस्पैच, यानी कि जो ये उन्होंने सेंड किया था इसे क्या बोलते हैं? वुड डिस्पैच के नाम जानते हैं इसको। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लंदन द्वारा सेंड किया गया था एजुकेशनल डिस्पैच, तो एजुकेशनल डिस्पैच का एक और नाम था क्या? वुड्स डिस्पैच। या देखना व्हाट डू नो अबाउट वुड्स डिस्पैच या व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द एजुकेशनल डिस्पैच, तो उसको आप बोल सकते हैं क्या? वुड डिस्पैच, इसको लाइन कर सकते हैं आप। तो आउटलाइन ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी व्हाट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, यानी कि सब मेनली ये था कि इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह का होना चाहिए, लोगों को किस तरह शिक्षा देनी चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटी या किन बातों का मेन ध्यान देना चाहिए, इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया था। इट एम्फसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू ओरिएंटल लैंग्वेज, यानी कि फिर से इसमें जिक्र किया गया था कि यहाँ के जो ओरिएंटल नॉलेज है, जहाँ के पारंपरिक शिक्षा की व्यवस्था है, उसको समाप्त करके और यूरोपियन सिस्टम पे, यूरोपियन कल्चर पे न, जो आपके ईस्टर्न कल्चर हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षा को दिया जाए, ताकि इसका बेनिफिट जो है कॉमर्स के एजुकेशन में या फिर अदर फील्ड में मिल सके। सबसे पहली बात यहाँ पर है, इस डिस्पैच में लिखी हुई बातें थी। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक, सबसे बड़ी बात है इसका डिस्पैच का मेन था इकोनॉमिक को, इकोनॉमिक दृष्टि से इनको एजुकेट करना। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड इनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मेक देम सी इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्स ऑफ द कंट्रीज, यानी कि मानना था कि जो यहाँ के ओरिएंटल लैंग्वेज है या जो मतलब ये एजुकेशन सिस्टम है, तो इनके जो रिसोर्स है या ट्रेड है या कॉमर्स है उसकी ज़्यादा एडवांटेज उसको नहीं मिल सकती है, इसलिए यहाँ पर ईस्टर्न कल्चर की एजुकेशन होगी तो यहाँ के लोगों को क्या किया जाएगा? जो एजुकेशन के माध्यम से इनकी जो इनकरेज किया जाएगा इनके एडवांटेज को, या इस पैसन के असर ट्रेड या कॉमर्स के बारे में इनको अधिक नॉलेज दी जा सकती है, ताकि इनका जो रिसोर्स है वो डेवलप हो सके इनके कंट्री का। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज टू लाइफ would change their taste and desire to create a demand for British goods, for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe। इनका मानना था कि अगर हम यूरोपियन कंट्री की या वेस्टर्न कंट्री की जो हम टेस्ट पढ़ाते हैं या फिर लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो जिनकी डिज़ायर होगी, जो इनका टेस्ट होगा, जो इनका क्रिएटिविटी होगा, वो आपको वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाएगा। जब वेस्टर्न क्रिएटिविटी होगी, इनकी इच्छा होगी, जो वेस्टर्न कंट्री में जो प्रोड्यूस माल तैयार हो रहा है मेनली ब्रिटेन में, तो वहाँ के लोगों को परचेज करेंगे, वहाँ के प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, तो क्या होगा? डायरेक्ट ब्रिटेन का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो चाहते थे कि ऐसे चीज़ पढ़ें ताकि इनकी जो डिज़ायर है, जो टेस्ट है, या फिर जो इनकी डेवलपमेंट है या जो अप्रिसिएट है, वो आपको ब्रिटेन के जैसा हो सके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जैसा हो सके, जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है उसके अकॉर्डिंग हो सके, इनका मानना था ये। वुड्स डिस्पैच ऑल्सो, ये तो पहली बात हो गई कि भाई इन लोगों को ऐसी शिक्षा दो ताकि जो इनकी डिज़ायर है, जो इनकी इच्छा है, जो इनका अप्रिसिएशन है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने यहाँ जो प्रोड्यूस कर रही है उसके बारे में शिक्षा दे, ताकि लोगों को जागरूक हो गया हम भी उसका यूज करें। जब उसका यूज करें तो क्या होगा? उससे फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात कॉमर्स एंड ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन देने की बात कही गई। सेकेंड जो आपको डिस्पैच में था वो था ऑल्सो आर्ग्यू दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन, यानी कि मानते थे कि इंडिया के लोगों की जो मोरालिटी है वो बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ही नहीं है, तो इनको मोरालिटी की भी एजुकेशन जो है दी जाए, इम्प्रूव की जाए। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, इनको ऑनेस्ट बनाया जाए, इनको सत्यवादी बनाया जाए,
ताकि क्या हो सके, एंड दस सप्लाई द कंपनी विथ सिविल सर्वेंट हु वुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। यानी कि इन यहाँ के जो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, सत्यवादी नहीं होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं, तो इनको ऐसा भी शिक्षा दी जाए जो सत्यवादी हो, जो ईमानदार हो, तो क्या कर सके, यहाँ के लोगों को एजुकेट करके, यहाँ के लोगों को पढ़ा करके एक अच्छे नागरिक बना करके कंपनी में एक अच्छे पद पर, पोस्ट पर इनको अपॉइंट की जाए, ताकि कंपनी के लोग इस सब विश्वास करें और कंपनी के वर्क को ये अच्छे ढंग से करें। It would them truthful and honest and thus supply the companies with civil servant who would be trusted and the dependent upon. The literature of the East was not only full of the grapes of figure. उनका मानना था कि जो हमारे कंट्री का लिटरेचर है वो केवल गलतियों से भरा ही नहीं है, बल्कि it would also not instill in the people a sense of duty and commitment of the work. nor would it develop to a skill required for administration. यानी कि मानना था कि यहाँ की जो सभ्यता है, जो लिटरेचर है, जो एजुकेशन है, वो केवल खामियां भरी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों में जो सेंस ऑफ ड्यूटी है उसकी भी कोई यहाँ पर नहीं है, और जो कमिटमेंट ऑफ वर्क है, जो काम करने की कमिटमेंट, हाँ मैं ये वर्क करूँगा, तो बीच में छोड़ के भाग भी सकते हैं, इसमें कोई कमिटमेंट का वो गारंटी नहीं है, या फिर इनमें डेवलपमेंट की कोई स्किल नहीं है, या वैसा नॉलेज नहीं है जो कि प्रशासनिक व्यवस्था को देख सकें। तो इनको ऐसे भी शिक्षा देनी चाहिए जो इस तमाम चीज़ों को वहाँ पर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो नेक्स्ट है फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। यानी कि इस प्रकार जो डिस्पैच आई थी उसमें कई सारी बातों को इसमें जिक्र किया गया था कि किस तरह की शिक्षा जो है भारतीय लोगों को देना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वेयर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। यानी कि पूरे कंट्री में जो इस पूरे मैटर को एजुकेट करने के लिए या फैलाने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर सेटअप किया गया। Steps were taken to establish the system of the university education in 1857 while the Sepoy rose in revolt in Meerut and Delhi। जबकि 1980 से आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे कि 1857 में सबसे पहला जो है लड़ाई हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मेरठ में। तो मेरठ और दिल्ली में इससे कई सारी जो रिवोल्ट सिपाही आंदोलन होना स्टार्ट हो गया था। तो यूनिवर्सिटी वेयर बीइंग इटैब्लिश इन कलकत्ता एंड मद्रास एंड बॉम्बे, इसका मुंबई कहते हैं, तो मतलब इटैब्लिश किया गया यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है। अटेम्प्ट्स वेयर आल्सो मेड टू ब्रिंग आउट चेंजेज विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। और बाद में जो चलकर क्या हुआ, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को भी, यानी कि स्कूल एजुकेशन के सिस्टम को ही चेंज किया गया, बदलने का प्रयास किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट ये पॉइंट यहीं पर जो है कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।